नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में एमएलसी चुनाव ने अचानक कई नए राजनीतिक समीकरणों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद संकट में दिख रहा है और एनडीए में उनकी राजनीतिक हैसियत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के जरिए सवर्ण और ईबीसी वोट बैंक को साधने का बड़ा दांव चला है, जबकि जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने अपने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। आरजेडी में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सुनील कुमार सिंह पर भरोसा जताकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी में वफादारी और राजनीतिक उपयोगिता दोनों की अहमियत बनी हुई है और एमएलसी चुनाव के बहाने कौन सा दल किस सामाजिक समीकरण को साध रहा है, किसे राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद है और इन फैसलों के पीछे क्या है असली गणित, ये सब कुछ आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद जाना लगभग तय माना जा रहा है। वजह यह है कि उन्हें विधान परिषद भेजने को लेकर जिस तरह से बीजेपी और कुशवाहा के बीच सहमति नहीं बन सकी और ऐसा कहा जा रहा है कि कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी चर्चा में है कि बीजेपी ने आरएलएम के विलय या दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुशवाहा ने दोनों विकल्प ठुकरा दिए हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए में सम्राट चौधरी का बढ़ता जिस तरह से प्रभाव है और नीतीश कुमार के बदले राजनीतिक रुख के कारण उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह से बार्गेनिंग पावर पहले जैसी अब नहीं रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि कुशवाहा इस राजनीतिक संकट से निकलने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जिससे मंत्री पद दीपक प्रकाश का बना रहे। देखिए, मंत्री पद तो अब नहीं बना रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी प्रयास कर ले, क्योंकि एक संवैधानिक प्रावधान है ना, और संवैधानिक प्रावधान में तो अगर भाजपा ने ये दो शर्तें रखी जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पहले भी थी जब उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया था, तो उस समय भी ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी में 6 महीना के बाद ये अपनी पार्टी का विलय कर लो। इनके 3 विधायक तो पहले ही से बागी बने घूम रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी वो संभावना तलाशने गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोई उनको जगह नहीं दी। खैर, वो पार्टी में रहे और बगावत को रोकने में उपेंद्र कुशवाहा कामयाब रहे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में चले गए, इनकी पत्नी विधानसभा में चली गई और बेटे को फिर दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई, तो इस खबर पर थोड़ी पुष्टि लग रही थी या इस खबर को थोड़ा सत्यता के नजदीक माना जा रहा था कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो 6 महीने का या कोई टाइम ऐसा रखा है जिसके तहत हो सकता है कि ये शामिल अपनी पार्टी का विलय करा ले। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। फिर दीपक प्रकाश के बारे में कहा गया कि तो ठीक है, दीपक प्रकाश जी को बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर ही आप ये कर लीजिए। शायद इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। और कल उपेंद्र कुशवाहा जी प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी नजदीकियां तो जेडीयू के साथ है, हम तो जेडीयू के विचारधारा के ज्यादा करीब हैं, बीजेपी के विचारधारा के करीब तो है नहीं। तो उनकी नाराजगी साफ। एक तो पार्ट ये है जिसमें अब बीजेपी के तरफ से इनको कोई अभाव दिया नहीं गया। दूसरी एक बात है कि एक राकेश कुमार सिंह है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी और वो दायर जो किया है उसमें उन्होंने कहा है कि क्या कोई व्यक्ति 6 महीना तक अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तब तो वह रह सकता है, क्या 6 महीना के बाद भी रह सकता है। और पहली बार इनको शपथ ग्रहण कराया गया था 20 नवंबर और 20 नवंबर के बाद अगर 6 महीना को आप जोड़ेंगे तो 20 मई को कार्यकाल खत्म हो जाता है, 6 महीना की अवधि। लेकिन फिर इनको 7 मई को दूसरी बार शपथ ग्रहण करा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो 164 फोर्थ क्लॉज है
उसका ये उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए। उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया, एसआर चौधरी वर्सेज पंजाब गवर्नमेंट का एक केस इसी तरह का कुछ मामला था जिसका हवाला दिया गया कि अगर इस तरह का प्रोविजन है संविधान में तो उसका बार बार फायदा उठाना किसी भी व्यक्ति के द्वारा उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जब याचिका दायर कर दी गई है, इधर इनको एमएलसी दोबारा बनाया नहीं गया, तो अब इनके पास कोई रास्ते नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर कोई रास्ता वैसा बचता तो उस रास्ते पर बात की जाती। सर, एक चर्चा ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पत्नी है उनको मंत्री बनाया जा सकता है या उनकी जगह दीपक प्रकाश को फिर से चुनाव लड़ा के और मंत्री बनाया जा सकता है। इन संभावनाओं पर भी एक चर्चा चल रही है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं तो बनी रहती है, बची रहती है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कहीं से चुनाव लड़े तो ये कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन थोड़ा हम लोग राजनीति में कोशिश करते हैं चीजों को समझने। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए तो कोई भी विधायक अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और हरनौत से विधायक है हरिनारायण सिंह। उन्होंने शुरू में तो कहा, बाद में कहा कि नहीं, जनता ने मुझे 5 साल के लिए अगर भेजी है तो मैं अपना पद क्यों छोड़ दूं। बिल्कुल। तो हरिनारायण सिंह जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी, उन्हीं के स्वजातीय हैं और 85 विधायकों का कद है नीतीश कुमार के पास। एक विधानसभा का सीट हरिनारायण सिंह जैसे व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि अगर वो छोड़ते तो हरिनारायण सिंह को कोई और जगह से एडजस्ट कर दिया जाता, विधान परिषद में ही उनको जगह दिला दी जाती। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के बेटे के लिए जब कोई व्यक्ति पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आपको लगता है कि दीपक प्रकाश जी के लिए कोई व्यक्ति पद छोड़ देगा और उनको कहीं से चुनाव लड़ा दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं। एक बांकीपुर सीट पर अब चुनाव होगा, नितिन नवीन राज्यसभा में चले गए, तो ये कास्ट डोमिनेटेड सीट है, शहरी सीट है, तो दीपक प्रकाश इस पर चुनाव लड़ेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। जहां तक उनकी पत्नी की बात है, स्नेहलता कुशवाहा, जिनके तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें सारे जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया और सम्राट चौधरी जी को बीजेपी ने मंत्री बना ही रखा है। वो भी तो कुशवाहा जाति के ही हैं। कुशवाहा जाति को जो संदेश देना था वो दे दिए। अब कुशवाहा जाति से एक व्यक्ति को बनाए, 10 व्यक्ति को बनाए, कुशवाहा समाज में तो ये संदेश चला ही गया ना कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर हमें एक बड़ा कद दे रही है। अब मुख्यमंत्री से बड़ा कद क्या होता है? बिल्कुल, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की लोकप्रियता है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेज दिया गया। और जो इनके विधायकों में बगावत हुई थी, वो बगावत का कारण क्या था? इनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना ही तो बगावत है। तो फर्क क्या रह गया? कभी बेटा कभी पत्नी, इसी के बीच में उपेंद्र कुशवाहा अगर लगे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो विधायक हैं जो बगावती तेवर अपनाए हुए थे वो शांत हो जाएंगे, फिर वो कोई मोर्चा खोल देंगे। और बीजेपी जब मंत्री पद ही रखना होता कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में एक मंत्री पद देना ही है कुशवाहा समाज को साधने के लिए, फिर दीपक प्रकाश पर ही दाव लगा देती कि चलिए ठीक है, अभी कोई एमएलसी बना देते हैं, यही कंटिन्यू करेंगे। वहां बीजेपी ने कोई दाव नहीं लगाई तो मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री पद दिया जाएगा। और अब मंत्री पद में तो बस एक ही सीट बचा हुआ है, वो सीट बचा हुआ था जेडीयू में, या ये दीपक प्रकाश वाली सीट खाली हुई। तो राजनीतिक नफा नुकसान में अभी तो बहुत कुछ झेला जा रहा है, बहुत सारे बवंडर है। आनंद मोहन एक अलग अपना खोले हुए हैं मोर्चा, और लोग भी मोर्चा खोले हुए हैं, तो 1-2 सीट एनडीए बचा करके रखेगी। बिल्कुल। इसलिए अभी तुरंत मुझे तो नहीं लगता है कि स्नेहलता कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी या दीपक प्रकाश को किसी सदन का सदस्य
बना दिया जाएगा और फिर इनको मंत्री पद बनाया जाएगा, निकट भविष्य में तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। सर, जिस तरह से बीजेपी ने भी इस तरह एमएलसी के लिए कास्ट बैलेंसिंग के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, राजपूत समाज से पवन सिंह, कायस्थ समाज से संजय मयूख, ईबीसी वर्ग से अनिल ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। भूमिहार समाज से पहले ही अरविंद शर्मा को मौका दिया जा चुका है, जो मंगल पांडे वाली सीट थी। तो इससे साफ है कि बीजेपी अपने ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट बैंक के साथ साथ ईबीसी समाज को भी साधना चाहती है। जेडीयू में अगर हम देखें तो निशांत कुमार को टिकट देकर उनका मंत्री पद जिस तरह से बचाने का रास्ता साफ है और ईबीसी समाज को सकारात्मक संदेश दिया गया है। चिराग पासवान ने जिस तरह से पहले चर्चा चल रही थी कि उनके भांजे को भेजा जा सकता है, लेकिन अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया, अचानक से ये नाम आया और सबको चौंका दिया। अल्पसंख्यक समाज और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो उम्मीदवारों के चयन में साफ तौर पर हम देखें तो जातीय समीकरण या जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है, सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिला है। क्या लग रहा है ये पूरा जो लिस्ट है उम्मीदवारों का एनडीए में खास तौर पर, वो किस तरह से हुआ है? क्या कास्ट बैलेंसिंग पार्टी द्वारा किया गया है? जातीय और क्षेत्रीय दोनों संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। मैंने तो पहले भी आपके साथ चर्चा की है, जिसमें हमने कहा था कि जो शाहाबाद का इलाका है, बिल्कुल, उसकी अधिकांश सीटें लोकसभा की सीटें हार गई थी एनडीए। औरंगाबाद, जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वो सीट भी हार गई थी एनडीए, जहां से पहले वो नहीं हार। तो शाहाबाद के इलाका को साधने के लिए, और एक आरके सिंह को पार्टी दे नहीं रही है, वो तो पार्टी में है भी नहीं, अब बगावती तेवर में है। वैसी स्थिति में पवन सिंह को ला करके एक साथ दो निशाने थे। एक तो कि क्षेत्रीय संतुलन, मतलब शाहाबाद में एक पवन सिंह के माध्यम से फिर एक क्षेत्रीयता जो है उसको साध लेना है, और दूसरा राजपूत जाति से है, तीसरा कलाकार है। तो पवन सिंह के बारे में दो नाम चर्चा चल रही थी, पवन सिंह और राजेंद्र सिंह की, दिनारा से जो ये हम लोग चर्चा भी किए थे पवन सिंह पर भी, बिल्कुल, कि पवन सिंह और राजेंद्र सिंह के बीच में पार्टी किस पर दांव लगाएगी। तो पवन सिंह को समझा लो कि लोकप्रियता इनकी युवाओं के बीच में है, और कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा की हार में भी पवन सिंह का बड़ा योगदान था। जो काराकाट से ये चुनाव लड़ गए थे ना निर्दलीय, और फिर कैसे उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बाद में दोनों गले भी मिले, गिले शिकवे दूर किए। तो पवन सिंह के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की। संजय मयूख के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ाया जाए, कायस्थ भी हैं और शहरी मतदाताओं के बीच में उनका ये भी है, लेकिन फिर उनको भेजा गया सदन में, नहीं आप जाइए, और ये तीसरी बार भेजा गया कायस्थ मतदाताओं के बीच में, चूंकि इसके पहले गंगा बाबू को, सुशील मोदी को, मंगल पांडे को, यही दो तीन चेहरे हैं। भाजपा जनरली एमएलसी या विधान परिषद में दो ही बार भेजती, ये तीसरी बार जाने वाले नेता में संजय मयूख भी शामिल, और अमित शाह और वो जो राष्ट्रीय फलक के जो नेता हैं उनके बीच में संजय मयूख की क्या पकड़ है, क्या उनकी अपनी लोकप्रियता है, ये सबको पता है। तो संजय मयूख के बहाने भी जो शहरी कायस्थ मतदाता है उनको मैसेज देने की कोशिश की गई, और इनको तीसरी बार मंगल पांडे, गंगा बाबू, सुशील मोदी की तरह इनको सदन में भेजा गया। तो दो अगड़े अरविंद शर्मा तो पहले ही भेज दिए गए थे, जो मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी। बिल्कुल, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ सवर्ण में तो ये तीन लोगों को भेजा गया। अनिल ठाकुर और वो जो एक पंडित हैं, तो उनको अति पिछड़ा समाज से उनको भेजा गया, भाजपा ने उसको ये किया। लेकिन जेडीयू ने, निशांत तो शायद वो जो नीतीश कुमार की जो एक सीट खाली हो रही है उससे वो जा रहे हैं, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो सब अति पिछड़ा समाज से हैं। वो ललन मंडल हैं जो शेखपुरा इलाके से आते हैं, भारती मेहता हैं वो मधुबनी से आती हैं। मतलब क्षेत्रीय संतुलन को
और ये संतुलन को साधने की कोशिश की है भाजपा और जेडीयू दोनों। जहां तक चिराग की पार्टी का मामला है तो अशरफ अंसारी इनके यहाँ बहुत दिनों से थे, बड़े वफादार थे और रामविलास पासवान के समय से ही लगातार वो काम करते रहे थे, पार्टी उन पर भरोसा भी करती। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक मैसेज देने के लिए चिराग पासवान का बयान बीच बीच में आप भी सुनती होंगी, मैं भी सुनता हूँ कि मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, बिहार को साधना चाहता हूँ। रामविलास पासवान भी थे तो माइनॉरिटी को साध करके रखना चाहते थे, क्योंकि अभी एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में माइनॉरिटी के लिए तो कोई जगह है नहीं। और ये 8 लोग जो गए या 9 निशांत को जोड़ करके कहिए तो इसमें तो कोई माइनॉरिटी है नहीं। तो अशरफ अंसारी पर दाव लगा करके चिराग पासवान ने 2 दाव, एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में अपनी जगह और पहचान बनाए रखने के लिए कि दलित और माइनॉरिटी का एक कॉम्बिनेशन बना रहे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैंने एक माइनॉरिटी को एमएलसी बनाया, और दूसरी तरफ ये कि हम अपने पुराने कार्यकर्ता को जगह, कि मतलब हमारे संगठन में कोई व्यक्ति लंबे दिनों से तक काम कर रहा है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, हमारे मन में उनके प्रति एक सम्मान है। और अशरफ अंसारी जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी जा सकता है। तो अरुण भारती थे विधान परिषद में तो बोल रहे थे कि अशरफ अंसारी को मैंने क्यों बनाया उम्मीदवार, और अशरफ अंसारी के माध्यम से हम पूरे बिहार में माइनॉरिटी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमें ताकत दीजिए, और हमें जब आप ताकत देंगे तो हमें भी मान सम्मान देने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। तो 2-3 दाव वो चले हैं कि माइनॉरिटी समाज के साथ जोड़ना, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, और वफादारी से जो लंबे दिनों से उनकी पार्टी में जुड़े रहे, परिस्थितियां चाहे जो रही, पार्टी जुड़ी, पार्टी टूटी, पार्टी अलग हुई, लेकिन अशरफ अंसारी खड़े रहे। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर, और जब भी चिराग पटना आते हैं तो अशरफ अंसारी रहते ही हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। बीच में कुछ दिन के लिए उनको पार्टी ने स्पोक्स पर्सन भी बनाया था, प्रवक्ता वगैरह भी बनाया था, बहुत कम दिनों के लिए। तो अशरफ अंसारी की महत्वाकांक्षा, हमसे जब मुलाकात वगैरह होती थी तो कहते थे कि मुझे भी मौका मिलेगा पार्टी में, पार्टी हमें भी जिम्मेवारी देगी। वक्त होता है, ऐसे बहुत उम्मीद लोग आए हुए लोग रहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी होने का फायदा अशरफ अंसारी को मिला और वफादारी का फायदा मिला। तो जो 9 आप मांगती हैं, 9 जो सीट है उसमें एक सुनील सिंह की भी बात हम लोग कर रहे हैं आरजेडी। हाँ, मैं अगला सवाल मेरा सर वही था कि क्योंकि आरजेडी में जिस तरह से एक बार फिर सुनील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है, लालू राबड़ी परिवार के करीबी माने जाते रहे हैं और उन्होंने पार्टी के कई कठिन दौर पर मजबूती से साथ भी निभाया है, लेकिन आरजेडी के पास सिर्फ 1 सीट जीतने लायक संख्या बल है। इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा चेहरा चुना है जिस तरह से एआईएमआईएम की भी मांग थी और दलित चेहरे को मौका देने की चर्चा के बावजूद जिस तरह से सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी ने वफादार नेताओं को सम्मान देने का तो संदेश दिया है, लेकिन राजपूत समाज को भी एक साधने की कोशिश की गई है और सदन में लगातार ये मुखर रहे हैं। और जिस तरह से चर्चा चल रही थी, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि किसी परिवार के सदस्य को भेजा जा सकता है, तेज प्रताप यादव का हो गया या रोहिणी आचार्य को भेजा जा सकता है, जिससे एआईएमआईएम कोई आपत्ति ना जताए, लेकिन फिर सुनील सिंह का ही नाम आया और इस पर चर्चा होने लगी। ये बात तेज प्रताप यादव पर शायद तय हो गई थी, राबड़ी देवी तो चाहती ही थी, बिल्कुल, प्रसाद जी भी चाहते थे, बड़े बेटे हैं उनके। और फिर बीच में बात आई कि ये जो अपनी पार्टी है जेजेडी, उसका विलय करा दें आरजेडी में, और तब फिर हम शुरू में तेज प्रताप यादव शायद तैयार नहीं हुए थे, बाद में ये तैयार हो गए। तेजस्वी जी शायद इस पर मुहर उन्होंने नहीं लगाई। तेजस्वी जी जो है उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पार्टी का ही कोई व्यक्ति जाए विधान परिषद में, ताकि पार्टी और मजबूत हो और कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश जाए। जो आरोप लगता है ना लालू परिवार पर, ये परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर नहीं जाती है,
तो फिर जो इनके विरोधी हैं, मतलब जो सत्ता में जो पार्टियां हैं, वो फिर आरोप लगाती कि देखिए एमएलसी बनाने का मौका जब मिला तो फिर अपने ही बेटे को इन्होंने भेज दिया, या जो रोहिणी आचार्य का नाम ले रही हैं तो रोहिणी आचार्य को ही इन्होंने भेज दिया। तो इस तरह की भी बात हो सकती है। शायद तेजस्वी जी ने इसके लिए सहमति नहीं दी और वो कहे कि नहीं सुनिए, फिर एक बार हम परिवारवाद के आरोप में घिरेंगे। देखते हैं आगे अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो हम लोग तय करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो। और इसीलिए सुनील कुमार सिंह पर बात बढ़ गई। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है कि सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के वफादार हैं, राबड़ी देवी के अपने मुंह बोले भाई भी बोलते हैं, और लालू प्रसाद के हर परिस्थिति में वो मजबूती से खड़े रहते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य जी जो नाराज हैं या जो तेज प्रताप जी नाराज हैं, उस नाराजगी में सुनील सिंह भी एक कारण है। लेकिन तेजस्वी जी का जब मुहर लग जाएगा, राबड़ी जी का, लालू प्रसाद जी का मुहर लग जाएगा, तो इन्हीं के नाराज होने और खुश होने से क्या फर्क पड़ता है। पार्टी के प्रति तो इनकी वफादारी है ही, और राजपूत समाज से भी है। ऐसे भी राजपूत समाज नाराज चल रहा है एनडीए से, खास करके कि भाई जितना हमको जगह मिलनी चाहिए थी उतनी हमें जगह नहीं मिली। बागी तेवर अपनाए हुए हैं आनंद मोहन और कह रहे हैं कि हम तो अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। वैसी स्थिति में हर समाज को साधने की कोशिश आरजेडी भी कर रही है। केवल माई से तो इनकी गाड़ी अब आगे बढ़ नहीं रही है। माई का साथ तो इस बार के भी विधानसभा चुनाव में रहा ना, मुस्लिम भी इनके साथ रहे, यादव भी इनके साथ रहे, लेकिन 25 विधायक पर ही आकर के रुक गए। तो अपना विस्तार ये चाहते हैं, जातीय विस्तार, जो ए टू जेड की बात करते हैं। तो ए टू जेड के तहत इन्होंने तय किया होगा कि वफादार, कमिटेड और परिवारवाद के आरोप से भी हम बच जाएंगे, इसीलिए इन्होंने सुनील सिंह पर आरोप लगाया। ये तो तय था एआईएमआईएम को वो राज्यसभा के चुनाव के समय आश्वासन देना और एमएलसी सीट देना, दोनों दो बातें होती। बिल्कुल। तो 25 विधायक तो इनके अपने ही हैं, बाकी जो गठबंधन इनका है उसमें 35 हो जाते हैं। अगर एआईएमआईएम और बसपा इनके साथ न भी रहेगी तो 25 ही वोट चाहिए एक एमएलसी के लिए। तो वो तो तय था कि आरजेडी अपना ही किसी उम्मीदवार को फिर से भेजेगी। तो सुनील सिंह पर दांव लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश किया आरजेडी ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम परिवार और परिवार के इर्द गिर्द ही हमारी पार्टी है, आप हमलावर मत होइए, हम ए टू जेड की तरफ बढ़ रहे हैं और हर समाज के लोगों को जब भी हमें मौका मिलता है हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। तो वफादारी की कीमत भी उन्होंने सुनील सिंह को दी कि ठीक है, अगर आप वफादार रहे तो पार्टी भी आपके लिए खड़ी है, और आपको भेजने की जब जरूरत हुई सदन में तो हमने हामी आपके लिए भरी। ठीक है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी स्वीकारिता है, सम्मान है, लेकिन अब बहुत कुछ निर्णय लालू प्रसाद जी अकेले अब नहीं ले पाते हैं, उसमें तेजस्वी यादव का भी निर्णय होते हैं और सुनील सिंह तेजस्वी यादव के निर्णय। इन्होंने कहा कि नहीं, सुनील सिंह को भेजना विधान परिषद में पार्टी की मजबूती के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, इसलिए सुनील सिंह पर मुहर लगाई गई। बाकी तो और भी राजपूत बिरादरी के लोग हैं जो इनकी पार्टी में हैं, लेकिन वफादारी के लेवल पर सुनील सिंह जितना मुखर होकर के बोलते हैं, सवाल उठाते हैं, घेरते हैं। नीतीश कुमार जी पर तो इन्होंने इतना सवाल उठा दिया था कि नीतीश कुमार ही तो नाराज हो गए और बीच में खबर आई इनकी सदस्यता चली गई, कैसे कैसे फिर कोर्ट से जाकर के इन्होंने फिर सदस्यता वापस की। वही ललन मंडल को तो दोबारा जेडीयू ने उम्मीदवार बनाई है, जिस ललन मंडल को उस समय सदन में भेजने की बात। तो सुनील सिंह आरजेडी के कमिटेड लोगों में से हैं। तो एक साथ वहां भी कई संदेश देने की कोशिश की गई है, परिवारवाद से बचने का, माई समीकरण से बाहर निकलने का, ए टू जेड के तरफ विस्तार और फैलाव का, और तेजस्वी यादव पार्टी में अब निर्णायक स्थिति में आए हैं इसका। ये कई फैक्टर हैं जो सुनील सिंह के माध्यम से आरजेडी में देने की कोशिश की गई। बिल्कुल, इस बार के एमएलसी चुनाव में कई राजनीतिक समीकरणों को साधा गया है, कई उस पर चर्चा भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।
आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।